अच्छा, पिछली बार जब हमने आपको देखा था तो आप धोती में थे। इस बार वो कपड़ा बदल गया है, मोटा हो गया है, या ठंड की वजह से है? ले आप ये बताइए, अगर हर आदमी आप ही की तरह धोती में आ जाए, आपने ये जिद ठान लिया धोती और खड़ाओं का, अब हर आदमी अगर धोती में आ जाए तो वो दर्जी का क्या होगा और बाकी कपड़ों का क्या होगा? ये तो ग्रोथ में रोकेगा, रुकावट होगी। मैंने कहा कर्म से परहेज नहीं है, कर्म के नहीं, ध्येय से मान लीजिए कि परहेज है। आपने ये धोती और खड़ाओं का ये कर लिया, हाँ। तो ये तो उपभोग उपभोग एक बहुत नेसेसरी अंग है मेरे ख्याल से जीवन का। अगर वो खत्म हो जाए और हम लोग हर आदमी जो है सो ऑस्टेरिटी में जीना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा। तो नहीं, भोग तो होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है। आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हम्म। वो धरती का पर्यावरण का कोलैप्स कर रहा है। डिड यू एवर रियलाइज दिस? आपको कब या किस थिंकर को ये समझ में आया है जो यहाँ के मंत्री के या अन्य पदों पर बैठा है कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ नहीं है, और बिना आध्यात्मिक ग्रोथ के भारत नष्ट हो जाएगा। बिना आध्यात्मिक उत्कर्ष के यह राष्ट्र बचेगा नहीं। यहाँ की संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है। नहीं, लेकिन आध्यात्मिक संस्कृति का क्या तात्पर्य? हर आदमी धोती खड़ाओं पहनने लगे। भारत में सादा जीवन उच्च विचार और संतुलित नहीं, जीवन सादा जीवन हजारों वर्षों से है। फिर भी सादा जीवन उच्च विचार की कोई तो बात रखेंगे। आप ये तो कह सकते नहीं कपड़े पहनिए, आप कुर्ता पहन लीजिए, खादी पहन लीजिए, कॉटन पहनिए। मैंने तो आप ये नहीं कहा कि सभी यही पहने। तो आप क्यों पहने? ये मेरा आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है। ये मैं आध्यात्मिक वानप्रस्थी हूँ हाँ। और मुझे ये लगता है कि ये बहुत सस्टेनेबल व्यवस्था है जिसमें मैं इंद्रिय नियंत्रण, आत्म नियंत्रण और नहीं, अभी तो आप गार्हस्थ्य में, वानप्रस्थ कैसे हो गए? नहीं, मैं 50 का हो गया तो मैं वानप्रस्थ आश्रम में आ गया। गृहस्थ नहीं तो मेरा समाप्त हो चुका है। नहीं तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे से हाँ, आप अलग सब रह है, रहे हैं। हाँ परिवार है, फिर लेकिन जो आश्रम है वो वानप्रस्थ है, तो उसमें जीवन शैली बदलती है। जीवन शैली तो आप बदलती ये है। कह रहे हैं कि आप पोस्ट 50 जो है आप हाँ। वानप्रस्थ में आइए, फिर हमारी तरह आप अपना सकते हैं। हाँ एकदम। नहीं, मैं इसलिए चैलेंज कर रहा हूं कि आपके ये धोती और खड़ाओं को, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि उसके साइंटिफिक रीजंस भी हैं। अरे साइंटिफिक रीजंस तो हैं, जी मैं मानता हूं। हाँ। लेकिन जब आपको कार्नेगी मेनल में क्या आपको चुनौती आई जब आप धोती पहन के गए, खड़ाओं पहन के? अभी भी आप स्वीडन में धोती खड़ाओं पहन के पढ़ाते हैं? जी अच्छा। हाँ। स्वीडन में इसका कोई प्रतिरोध नहीं है, इसका प्रतिरोध भारत में हो सकता है। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, वर्ष 2007 तो जब हम कार्नेगी मेलन चले गए और वहां पर हमने तपस्पूर्ण जीवन बिताया, उसमें हम धोती कुर्ता पहनते थे और सरल जीवन जीते थे जिसमें हम जमीन पर सोते थे। बहुत जो वहां की लग्जरी थी उसका परित्याग कर दिया था, गाड़ी नहीं खरीदी थी और उस तपस्पूर्ण जीवन को जीते थे और हम 3 वर्ष वो जीवन जिया वहां पे। तो हमने वहां के लोगों को काफी प्रभावित किया और प्रभावित इतना किया कि वहां पर हमने एक मार्च फॉर सस्टेनेबिलिटी, मैं इस आध्यात्मिक जीवन शैली जो भारत की मूल संस्कृति का ध्येय है उसको मॉडर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाह रहा था कि हम लोगों को एक आध्यात्मिक, सभी को एक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, क्योंकि आप पशु नहीं हैं, आप मनुष्य हैं और आपके जीवन का उत्कर्ष विभिन्न विभिन्न आश्रमों से होकर के अंततः संन्यास आश्रम और मोक्ष तक पहुंचता है। यह मनुष्य होने का परिचायक है। जिस व्यक्ति में ध्येय आ गया, कोई कम अटेन करेगा, कोई ज्यादा अटेन करेगा, इसलिए उसने भारत की संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बने, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, है ना? तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की इस यात्रा में, लेकिन आजकल तो इस लिबास को पूरी तरह से बदनाम कर दिया है। ये दुर्भाग्य है। अब जिनकी पात्रता नहीं है वो इस लिबास को पहने हुए, हालांकि हर आदमी इस लिबास को पहन सकता है, लेकिन इससे तो भय अभी कोई नहीं समझेगा कि रविकांत जी जो हैं IIT मुंबई से पास आउट हैं, स्वीडन में प्रोफेसर हैं, पढ़ा रहे हैं। आप बाहर निकलेंगे आपको सब कहेगा कि ये चोंगा पहन के आ गए हैं। हाँ, कह सकते हैं, ये ढोंग रच रहे हैं। ऐसा परिदृष्टि है, वो मुझे कैसे प्रभावित करता है? वो तो मुझे प्रभावित नहीं करता। आप प्रभावित हो नहीं हो, लेकिन दूसरे प्रभावित हो रहे हैं ना। वो तो कहेंगे कि ढोंगी हैं आप अगर टाई सूट में आते, इसी स्टूडियो में टाई सूट में बैठते और पर्यावरण पर बोलते तो बहुत लोग पसंद करते। नहीं, ऐसा नहीं है। वो है राष्ट्र के पतन का द्योतक है कि जो ऐसा सोचता है वह राष्ट्र को नहीं समझता, इस भारत को नहीं समझता है। वो जो भी ऐसा सोचता है वो ऐसा नहीं समझता है, क्योंकि जो ऐसा सोचता है वो सोचेगा कि एक विशेष प्रकार के कपड़े जो भारत की संस्कृति का बहुत हिस्सा नहीं रहे,
आपके जैसा सोचने वाला अगर 2-3% ही आईआईटीएन है, फर्ज कीजिए, तो क्या आप 2-3% बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। द नंबर इज आपके संपर्क में कितने ऐसे आईआईटीएन हैं जो आपके 0.01% ऑफ आईआईटीएंस, यानी हम 500,000 आईआईटीएंस हमने प्रोड्यूस किए हैं, उसका 0.01% भी आप लेंगे तो हजारों में नंबर आता है। 500,000 मतलब 5 लाख आईआईटीएन, 5 लाख हुआ ना, हाँ, 500,000 लगभग 5 लाख आईआईटीएन। तो 5 लाख आईआईटीएंस में से अभी तक में टोटल आईआईटीएन 5 लाख ही हैं। अच्छा, तो 5 लाख इंस्टीट्यूट्स अभी बड़े हैं, पहले तो फिर तो इस सैकड़ा हजार में आ गया आंकड़ा आपके हिसाब से, जो आपके तरह हजार में ही कुछ हजारों में। तो कुछ हजार को आप क्या कहना चाहते हैं कि आप भारत आए, अगर भारत के बाहर हैं, भारत आए, भारत के निर्माण में योगदान दें, या व्यवस्था, आपको लगता है कि व्यवस्था ने चौपट किया आईआईटी को? जैसे मैं कहता हूँ, कर्म से कोई परहेज नहीं है, ध्येय की सारी दिक्कत है। और ध्येय में क्या हम अपना जीवन का अपने शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण इस राष्ट्र को समर्पित कर पा रहे हैं? और उसके लिए जो अच्छा है वो काम करें, ये काम ना करें कि मेरे करियर के लिए क्या अच्छा है। अगर मेरा जीवन सादा जीवन उच्च विचार में है, मैं तो अभी कहता हूँ कि मुझे कोई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं है अपने भर के लिए। अच्छा, फिर आपने अभी जानकारी मिली है कि आप ये गुरुकुल चलाते हैं जी, ऑर्गेनिक आश्रम है आपका, ये कहाँ पर है? ये बुंदेलखंड का एक बीहड़ का इलाका है, हमीरपुर जिले में, 2 नदियों यमुना और बेतवा के बीच में बसा हुआ हमीरपुर जिला है। उसके अंतिम गांव में से कुछ क्षेत्र है, वहां पर बेतवा और वर्मा नदी के किनारे हमने एक गुरुकुल की स्थापना की है, और वहां पे हजारों एकड़ बंजर भूमि थी, उसको रिवाइव किया है। वहां पर वन ग्राम की स्थापना की है, जहां पे फूड फॉरेस्ट लगाया है हमने, गौशालाएं बनाई हैं। और वास्तव में जो हमारी गहरी समझ है, अगर हम शिक्षा को, अध्यात्म को और चरित्र निर्माण को समझते हैं, मानव प्रगति को गहराई से समझते हैं, तो यह बात निश्चित है कि शिक्षा बिना गुरुकुल के संभव नहीं है। क्योंकि जो हम आईआईटीएंस में जो एक भोगवादी प्रवृत्ति अधिकतर लोगों में देखते हैं, वह इसलिए देख रहे हैं कि उनकी जो ग्रूमिंग है, प्रारंभिक वर्षों में जो संस्कार की कमी रह गई, और उनको जो माहौल मिला वैसे ही मिला कि मैं और मेरा है ना। तो मेरे पिताजी एक कहावत कहा करते थे कि आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, और किस किस को याद करें, किस किस को रोइए। सो बी सेल्फिश। वो प्रैक्टिकलिटीज बताते थे कभी कभी, और पिताजी से मेरा इस पे संवाद होता था, आज वो दुनिया में नहीं है, कि हम कहते थे कि आजाद को देखिए, उनकी माँ गरीबी से गुजर रही हैं, और उनके साथी कहते थे माँ को 2 ही रुपए का मनी ऑर्डर कर दो, और वो कहते थे कि नहीं, ये मिट्टी का पैसा है, इस मातृभूमि के लिए है, माँ तो गांव संरक्षण कर लेगा माँ का, मुझे अपनी मिट्टी को अंग्रेजों से आजाद कराना। ये होती है गहरी भावना। वो लोग जो 5,000 की जो डकैती हुई काकोरी कांड में, उसके लिए फांसी पर लटक गए। आज के युवाओं को वो करने की जरूरत है क्या? भावना ही रख लें और देश के लिए खड़े हो जाएं, यही पर्याप्त है। यही उस विश्व गुरु भारत का निर्माण कर देगा। लेकिन समझ तो लो कि भारत क्या है, और स्वयं अलाइंड हो जाओ भारत की संस्कृति से, भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से। यहाँ के त्योहार, यहाँ की नदियां, यहाँ के वृक्ष पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि वह सब आध्यात्मिक संस्कृति से पूरा जो भारत है, अखंड भारत है। तो अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन आप कह रहे हैं कि आईआईटीज को, मैं मानता हूं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मैं उस तरह से नहीं देखता हूं आईआईटीएंस को, लेकिन ठीक है, एक जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि चलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन है आईआईटी में। तो अगर वो आईआईटीएंस एक बार विचार करें तो ट्रंप, क्या पूरी दुनिया में हम विश्वगुरु बन सकते हैं? ट्रंप को चुनौती दे सकते हैं, नेस्त नाबूद कर सकते हैं ट्रंप को? क्यों नहीं कर सकते? ट्रंप की अपनी धारणा है। हम ट्रंप को इतना दोषी मानने की बजाय हम स्वयं का भी तो देखें कि हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं खड़े हैं। हम क्यों नहीं टैरिफ लगाने की स्थिति में है? अमेरिका क्यों टैरिफ लगाने की स्थिति में है? हम टैरिफ लगाएं कि भारत में अगर चीन माल बेचेगा तो हम इतने % टैरिफ लगाएंगे, बेचना हो बेचो, ना बेचना हो ना बेचो।
विदेशी कंपनियां, उन पर हम टैरिफ लगाएं, हम्म हम सिंह की दहाड़ हमें भरनी है, है ना, सिंह की दहाड़ भारत को भरनी है, ना कि दूसरी जगह से रोना रोना है कि अरे हमारे साथ अन्याय हो गया। स्वामी विवेकानंद सदैव कहते हैं कि वीकनेस इज डेथ एंड स्ट्रेंथ इज लाइफ। वेरी गुड। तो सिंह की दहाड़ हाँ। भारत को भरनी है, और जो लोग सोचते हैं कि राष्ट्र प्रथम उनके जीवन का लक्ष्य है, तो हमारे अभियान से जुड़े। हमारे अभियान का नाम है राष्ट्र अभ्युदय मंच। राष्ट्र अभ्युदय मंच। तो आप ये शुरू